हाय बच्चों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो ये पार्ट 2 वीडियो है जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे आईएससी कंप्यूटर बोर्ड का। और इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट वाले पार्ट में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग उस पार्ट को भी जाके देख लेना। और आप लोगों ने अगर उस वीडियो को और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बोलना पड़ता है बिकॉज आप लोग करते नहीं हो। और अगर आप लोग को लगता है कि सर केवल कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है, मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो आप लोग को अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरे मेल पे, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे टैग भी कर सकते हो। ठीक है, टैग कर दोगे तो मैं ज़्यादा जल्दी देख लूँगा। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलो, बहुत हो गई बातें, तो अभी हम लोग देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पेपर को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पेपर, चलो देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो अभी तक हम लोग पेपर को यहाँ इस क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यहीं तक हम लोग कर चुके थे। सो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। सो क्वेश्चन है, रिड्यूस द गिवन बूलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट के अंदर 0, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13। सो ये बेसिकली आपका सॉफ्ट फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन को रिड्यूस करना है बाय यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जैसा पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे के मैप के ऊपर, तो ये आपका सॉफ्ट फंक्शन है और इसको आपको रिड्यूस करना है यूजिंग के मैप। और रिड्यूस करके आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बेसिकली इसको आंसर करने से पहले आपको इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता पाओगे। सो सबसे पहले हम इस बूलियन फंक्शन को के मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे के मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये 4 वेरिएबल का के मैप है। तो 4 वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है? 16 ब्लॉक्स का, मतलब उसमें 16 सेल्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ बट कोशिश मैं कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की। आप लोग कॉपी बनाओगे तो इससे तो बेटर ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक के मैप बना लिया है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे नंबरिंग ऐसे होती है 0, 1, 3, 2, उसके बाद 4, 5, 7, 6, उसके बाद एक ये रो छोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 8, 9, 11, 10 और उसके बाद यहाँ पे 12, 13, 15, 14। सो अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा भी, तो इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि के मैप को हम कैसे सॉल्व करते हैं या के मैप बनाने का क्या तरीका होता है। तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको। सो फिलहाल के लिए हम इस पे आते हैं। सो यहाँ पे मैंने तो नंबरिंग कर दी है के मैप की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रोज़ और कॉलम्स को लेबलिंग करनी है, रोज़ और कॉलम्स की। तो लेबलिंग के लिए मैं अलग एक पेन ले लेता हूँ। सो यहाँ पे लेबलिंग करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे मैंने एक तरीका बताया था अपने उस वाले वीडियो में भी कि आपको यहाँ पे लिखना होता है। देखो ये सॉप एक्सप्रेशन है, तो सॉप में क्या होते हैं आपके मिन टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप ए बी ए बी ए बी और ए बी। उसी तरह कॉलम्स में क्या हो जाएगा, जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं सी डी, फिर से सी डी, फिर से सी डी और फिर से सी डी। अब यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल्स पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है, कुछ पे नहीं लगाना होता है। सो वो कैसे डिसाइड होता है देखो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ तरीका। जो नंबरिंग है वो इस तरह होता है, पहले 0, 0, फिर 0, 1, फिर 1, 1, फिर 1, 0। ये हम ग्रे कोड से यहाँ पे लेबल करते हैं। फिर इधर के साइड ये भी 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 2, 3 होता है बट यहाँ पे 3, 2 हम करते हैं। ठीक है, ग्रे कोड्स के हिसाब से यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं। सो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको 0 दिख रहा है, जहाँ पे भी आपको 0 दिख रहा है बगल में, उस वेरिएबल पे आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी के बगल में देखो 0, 0 है, तो यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा और बी पे भी लगेगा। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ ए के मतलब ए वाले वेरिएबल पे 0 है तो यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लगेगा। इसमें किसी पे भी 0 नहीं है तो यहाँ पे किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा और यहाँ पे बी पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी कर लो, सी पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, डी पे लगेगा, यहाँ पे सिर्फ सी पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा और यहाँ पे डी पे भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो इस तरह हम अपना के मैप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जितने भी प्लेसेस पे, के मैप के प्लेसेस पे आपको आउटपुट हाई दिया हुआ है, बेसिकली ये सारे जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इनकी फिलिंग हम करेंगे अपने के मैप में। तो फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं अभी। फिलिंग करेंगे हमेशा 1 से करते हैं। ठीक है, सॉप एक्सप्रेशन के केस में हम फिल 1 से करते हैं।
अब यहाँ पे हमें कौन कौन से बॉक्सेस में फिलिंग करनी है, एक तो 0 बॉक्स में, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है 1, फिर 2 वाले बॉक्स में, 2 कहाँ है ये यहाँ पे, 4 यहाँ पे है, फिर 8 कहाँ गया, ये है 8, फिर 9 पे हमारा 1 है, फिर 10 हमारा ये रहा, उसके बाद 12 ये है, एंड लास्ट 13। सो ये हमने के मैप की फिलिंग कर ली है अभी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग करनी अगर आप लोग को नहीं आती, अगेन मैं सजेस्ट करूँगा मेरा वाला वीडियो देख लो जाके, उससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसकी फिलिंग हो गई, अब इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। सो ग्रुपिंग करने के लिए देखो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वंस को एक साथ ग्रुप कर सकें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेयर को ग्रुप नहीं करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट। ऑक्टेट तो यहाँ पे कोई बन रही रहा है क्या, कहीं ऐसी जगह आपको दिख रही है जहाँ पे 8 वंस जो हैं एक साथ आ रहे हो, 8 वंस तो एक साथ कहीं भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्टेट नहीं मिल रहा है तो क्वाड पे आएंगे, क्वाड मतलब 4 का ग्रुप। तो यहाँ पे देखो आपको 4 वंस इकट्ठे मिल रहे हैं और कई जगहों पे मिल रहे हैं, तो आप क्वाड्स बनाओगे। यहाँ पे देखो एक तो आपको क्वाड ये मिल जाएगा, मैं डॉटेड में इस तरह क्वाड शो कर रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक हमें क्वाड ये मिला, ठीक, तो एक क्वाड में लिख लूँगा क्वाड, ये हो जाएगा हमारा कौन सा 0 4 12 8। तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसने क्या किया है, पूरा ऐसे कॉलम ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब ये कॉलम की जितनी भी रो वाली लेबलिंग्स हैं ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब आपका पूरा कॉलम एक साथ आता है तो सिर्फ कॉलम का जो लेबल होता है वो बचता है आपके कॉर्ड में। तो यहाँ पे जो कॉर्ड का रिजल्ट आएगा इस वाले कॉर्ड का, वो हो जाएगा C बार D बार। क्यों, बिकॉज इस कॉर्ड ने पूरा रो ऑक्यूपाई कर लिया है, और जब पूरा रो ऑक्यूपाई होता है तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आपके रो वाले, ये जितने भी लेबल्ड हैं साइड में, ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे और कौन सा कॉर्ड, मतलब और कौन सा ग्रुप यहाँ पे बन सकता है कॉर्ड, तो यहाँ पे एक और मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो 4 वन इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक कॉर्ड बना लूँगा इस तरह। सो अब ये रिटेंडेंट नहीं है, ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे ये वाले 2 वंस जो थे, ये दोनों वंस ये अलग थे। अब मैंने जब इनको कॉर्ड बना दिया है तब जाके ये इन्वॉल्व हुए हैं ग्रुप में, तो यानी कि ये मेरा एक और कॉर्ड बन गया। सो एक और जो कॉर्ड बना है, आप चाहो तो इस कॉर्ड के नंबर्स भी लिख सकते हो नीचे इस तरह। जैसे ऊपर वाला कॉर्ड जो मेरा बना था वो बना था 0, 4, 12, 8, ये कॉर्ड एक बना था। और जो नीचे वाला कॉर्ड है ये कौन सा है, ये है 8, 9, 12, 13, ये मेरा एक दूसरा कॉर्ड है। और इसका मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये जो कॉर्ड है ये वाला, यहाँ पे 2 आपकी रोज ऑक्यूपाई हो रही हैं और 2 कॉलम्स। तो जो 2 रोज ऑक्यूपाई हो रही हैं इसमें जो कॉमन वेरिएबल है उसको हम लेते हैं। जैसे आपके इन दोनों रोज में देखो B और B कॉम्प्लीमेंट, ये तो अलग अलग हो गया, A आपका सेम रह रहा है। तो जो वेरिएबल सेम रह रहा होता है हम उसको उठाते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे जो रोज़ हैं, रोज़ में से उठेगा सिर्फ A। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में क्या मिलेगा हमें, कॉलम्स में देख लो C बार एंड C बार। C बार कॉमन रह रहा है, D तो चेंज हो रहा है, D बार और D, यहाँ पे सिर्फ C बार आपको मिलेगा कॉलम्स में से। तो यहाँ पे हो जाएगा C बार। तो हमें रोज़ में से मिला A कॉमन है, और कॉलम्स, इन दोनों कॉलम्स में से देखो C बार आपका कॉमन है, तो हमें C बार यहाँ से मिल जाएगा इस वाले कॉर्ड से। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा यहाँ पे कॉर्ड बन रहा है, देखो अभी भी 2 वंस खाली हैं, तो चाहो तो पेयर बना सकते हो, लेकिन रूल क्या कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वंस को इकट्ठे लाना है। तो यहाँ पे आपका एक कॉर्ड और बन जाएगा, कैसे, जब कॉर्नर्स पे 4 वंस होते हैं ना, तो हम ऐसे ओवरलैप करके कॉर्नर वाले चारों वंस को भी कॉर्ड में ले आते हैं। ठीक है, तो चारों कॉर्नर्स पे अगर 1 1 है तो आप उनका भी कॉर्ड बना सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि ओवरलैपिंग होती है इसमें, तो कॉर्नर्स को आप ऐसे रोल कर सकते हो और यहाँ पे रोल करके आप एक कॉर्ड फॉर्म कर सकते हो। तो लास्ट आपका जो कॉर्ड बनेगा, तीसरा कॉर्ड, वो हो जाएगा, ये कौन कौन से प्लेसेस से बना है, 0, 2, 8, 10। ठीक है, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कॉर्ड सही सही निकाल लो, उसका वैल्यू बस यहाँ पे मेन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और लास्ट रो, 2 वंस यहाँ से हैं, तो मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। तो यहाँ पे लेबल क्या है, A बार, B बार और AB बार। A तो चेंज हो रहा है, A बार और A, यहाँ पे B बार कॉमन है, तो यहाँ पे B बार हम ले लेंगे रोज़ में से। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में से कौन सा वाला हम लेंगे, C बार, D बार एंड CD बार। तो D बार देखो कॉमन है लास्ट रो और फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे हो जाएगा D बार। तो कहीं ना कहीं ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इसी को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फाइनल, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं आप सबको प्लस प्लस करके लिख लो, बिकॉज आपका सॉप एक्सप्रेशन था ये। तो ये हो जाएगा C बार D बार प्लस
AC बार प्लस B बार D बार। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब हम आंसर में चेक करेंगे कि हमसे पूछा एक्चुअली क्या क्या गया है, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट एंड देयर टाइप्स फॉर्म्ड फॉर रिडक्शन। तो यहाँ पे देख लो आप लीस्ट ग्रुप्स कौन से हमने फॉर्म किए हैं। यहाँ पे हमने 3 क्वाड्स फॉर्म किए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 क्वाड्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई है, द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन गिवन अबव इज। तो यहाँ पे आपके जो अबव आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वहाँ पे फाइनली रिड्यूस होकर आपका क्या बूलियन एक्सप्रेशन आया है, तो वो आप देख लो यहाँ से C बार D बार प्लस AC बार प्लस B बार D बार। तो कौन से रिजल्ट में ये आपका आउटपुट दिख रहा है? आप अगर रिजल्ट नंबर 3 को देखोगे तो उसमें यही आउटपुट आपको मिल रहा है। C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, बार और कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ होती है। सो C बार D बार प्लस AC बार प्लस B बार D बार। सो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो एकदम करेक्ट है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होगे आप लोग, एंड जिसको सॉल्व करते करते 10 मिनट हो गया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होगे आप लोग। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप, तो इसीलिए इसमें टाइम लग गया। बाकी आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में लिख के, मैं उसको भी सॉर्ट आउट करा दूंगा। सो चलो अभी हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है स्टोरी के फॉर्म में या बड़ी से एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, और यहाँ पे आपको इसको बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना है या प्रोपोजिशनल लॉजिक की हेल्प से सॉल्व करना है बेसिकली। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे है आई स्कूल इंटेंड्स टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो। तो एक स्कूल है जिसको कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरियाज। क्राइटेरियाज क्या क्या हैं जिसमें इनपुट्स आपको दिए हुए हैं। ए का मतलब है कि स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन अर्लियर। बी का मतलब है स्टूडेंट इज़ वेरी क्रिएटिव। सी वाले इनपुट का मतलब है कि स्टूडेंट हैज़ वन प्राइज इन एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। और डी का मतलब है हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस। मतलब ये इनपुट्स हैं जो स्टूडेंट की डिटेल्स बता रहे हैं, और किस बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या दिया है चलो पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है द स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एन अर्लियर कॉम्पिटिशन। तो ये चीज़ क्या बता रही है, द स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अर्लियर कॉम्पिटिशन। ये किस वेरिएबल से हम डिनोट करते हैं नीचे पढ़ लो। ए वाला वेरिएबल बता रहा है कि स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन अर्लियर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ए है, ठीक है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे ही रफली ताकि आपको मैं समझा सकूँ आगे। तो स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अर्लियर कॉम्पिटिशन, इसका मतलब है कि ए होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है, तब कंडीशन आपका ट्रू होगा। इज़ वेरी क्रिएटिव, स्टूडेंट क्रिएटिव भी होना चाहिए, मतलब कि साथ साथ बी भी होना चाहिए, और बीच में क्या लगा है एंड, तो यानी कि ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए। ये आपका बता रहा है फर्स्ट वाला कंडीशन, जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसका मतलब है ए डॉट बी होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं द स्टूडेंट इज़, और है मतलब यहाँ पे सेकंड आपका स्टेटमेंट है, द स्टूडेंट इज़ वेरी क्रिएटिव एंड हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस बट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन अर्लियर। सो यहाँ पे है स्टूडेंट इज़ वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव होना चाहिए मतलब कि बी होना चाहिए। उसके बाद एंड हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस, एंड मतलब कि डॉट, एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए कौन सा आपका इनपुट हो जाएगा, हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस के लिए हम डी यूज़ करते हैं। और बट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन अर्लियर, बट वो किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया हुआ होना चाहिए, और ये भी एंड के साथ ही लगा है, मतलब एक तरह से ये भी होना चाहिए, बट हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन अर्लियर। तो ए का यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन अर्लियर। सो अगर हमसे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन कॉम्पिटिशन अर्लियर, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट, मतलब स्टूडेंट हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन कॉम्पिटिशन, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट स्टूडेंट इज़ वेरी क्रिएटिव, बी हो गया, एंड हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस, डी हो गया। तो ये आपका मतलब हो गया सेकेंड वाले स्टेटमेंट का। स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया हुआ होना चाहिए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। स्टूडेंट क्रिएटिव हो, मतलब बी हमें लेना है। स्टूडेंट एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस वाला हो, उसको भी हमें डी लेना है। मतलब इस तरह हमें सारे तीनों वेरिएबल्स को एंड कर देना है। अब इसके बाद लास्ट आपका कंडीशन क्या है, और में द स्टूडेंट हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस, मतलब कि हमें डी को लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूँ, डी को लेना है। एंड हैज़ वन प्राइज़ इन एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, और उसने एक प्राइज़ भी वन किया हो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में। ये वेरिएबल कौन सा है, सी वाला, ठीक है, नीचे देख लो लेबल्स आपको दिए हुए हैं। सी का मतलब है वन प्राइज़ इन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे सी भी होना चाहिए। तो सी डॉट डी पढ़ लो एक बार, स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट हैज़ एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस, मतलब डी होना चाहिए, बीच में एंड लगा हुआ है मतलब डॉट है,
एंड हैज़ वन प्राइज इन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे एंड के बाद सी लिखना चाहिए था, मैंने पहले लिख दिया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। आप एंड में चाहे आगे एंड करो चाहे बैक में एंड करो, बात एक ही है, वो कम्यूटेटिव होता है। सो यहाँ पे सी डॉट डी ये आ गया आपका लास्ट वाला, एक तरह से लास्ट वाले उसका वैल्यू। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें इन्हीं कंडीशंस का यूज़ करके अपने इस फंक्शन को सॉल्व करना है, बेसिकली फंक्शन को बनाना है। तो फंक्शन बनाने के दो कई तरीके हो सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली के मैप की हेल्प से भी बना सकते हो, या फिर आप एक ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी इसको बना सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है के मैप। अभी हम देखो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली हैं, 3 ये जो कंडीशंस निकाली हैं, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे के मैप में फिल कर देंगे और उससे हम फंक्शन निकाल लेंगे। बहुत ही आसान होता है, देख लो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे जो ये a डॉट बी है, ये कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 2 वेरिएबल्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं, क्या इसका बनेगा यहाँ पे। तो जो कॉर्ड होता है वो 2 वेरिएबल्स आपके एलिमिनेट करता है। मतलब कि अगर 4 वेरिएबल रहे होंगे तभी तो एलिमिनेट होकर 2 यहाँ पे बच रहे हैं। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एक कॉर्ड बन रहा होगा। और ये कैसा कॉर्ड बन रहा होगा, क्योंकि देखो एक ही रो के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं a डॉट बी, यानी कि ये पूरा पूरा आपका एक रो ऑक्यूपाई कर रहा होगा के मैप में। सो a डॉट बी पूरे इसमें देखो कहाँ पे है a डॉट बी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो a डॉट बी जहाँ भी है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सारे वंस ऐसे फिल कर दूँगा। ठीक है, a डॉट बी जहाँ पे भी है वहाँ पे मैंने क्या किया, सारे वंस को फिल कर दिया। तो यही हो गया a डॉट बी पूरा फिल हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद एक और मुझे दिख रहा है c डॉट डी। जिस तरह a डॉट बी पूरी रो को ऑक्यूपाई कर रहा है, c डॉट डी आपको एक कॉलम के ऊपर मिल जाएगा पूरा पूरा, यानी कि c डॉट डी जो है वो पूरा पूरा ये वाला कॉलम बना रहा होगा 4 वंस का। ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स बचते हैं, एक मतलब 4 वेरिएबल के फंक्शन के 2 वेरिएबल बच रहे हैं, यानी कि वो कॉर्ड ही बना रहा है के मैप में। ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अगले वाले सेकंड मतलब जो कंडीशन थी हमारी, सेकंड कंडीशन में आ रहा था a बार b d। अब ये क्या बना रहा होगा, तो जो पेयर होता है वो एक जो वेरिएबल होता है उसको ही एलिमिनेट कर पाता है। तो ऑब्वियसली ये 3 वेरिएबल बच रहे हैं, यानी कि ये पेयर होगा कहीं ना कहीं, तभी तो 3 वेरिएबल बच रहे हैं एक एलिमिनेट होने के बाद में। तो जो a बार b d है ये एक पेयर है। तो a बार b देखो पहले कहाँ पे है, a बार b आपका दिख रहा है हमें यहाँ पे, a बार b ये वाला रो है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ a बार b। और a बार b के बाद में अब आपको d देखना है, d कहाँ से निकल के आएगा। तो ऊपर आप कॉलम्स में देखो a बार b देख के कि कॉलम्स में कहाँ पे कौन से 2 ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पे d कॉमन रह रहा हो। तो यहाँ तो d बार है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, d यहाँ पे है और d यहाँ पे है। तो a बार b के बाद में d आपको यहाँ से और यहाँ से मिलेगा, यानी कि a बार b आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, और a बार b d यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस जगह ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। सो ये हमारा बन के आ जाएगा इस पूरे फंक्शन का के मैप। ठीक है, अब हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना क्या है, द पॉज एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन। अब ये चीज़ देखो कि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया था पॉज बनाना है कि सॉल्व बनाना है, लेकिन यहाँ पे नीचे जब MCQ क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको पॉज एक्सप्रेशन बताना है। तो पॉज एक्सप्रेशन में क्या चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, देख लो। यहाँ पे जो हमने के मैप बनाया ना, ये के मैप हमने बनाया है सॉप के हिसाब से। तो सॉप के हिसाब से बनाया है, यानी कि हमने वंस की फिलिंग की है। तो अब यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे जितनी भी बची हुई जगह आपको दिख रही हैं, जितनी भी जगह बच रही हैं, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप फिल कर दो ज़ीरोज़। मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा, यहाँ पे बची हुई जितनी जगह है वहाँ पे आप क्या फिल कर दो, 0। तो जहाँ जहाँ पे भी अभी आपको 0 मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी 0 दिखाई दे रहा है, वो आपकी प्लेसेस क्या हो जाएंगी, सॉप एक्सप्रेशन की मतलब प्लेसेस हो जाएंगी। आपको कहाँ कहाँ 0 मिल रहा है, एक तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। ये हो जाएगा हमारा पॉज फंक्शन, पॉज के लिए यानी पाई। सो ये हो जाएगा हमारा पॉज फंक्शन। आप ऑप्शंस में चेक कर लो इसको। सो हम ऑप्शंस देखते हैं अभी। सो 0 1 2 4 6 8 9 10। सो 0 1 2 4 6 8 9 10, और वो भी पॉज एक्सप्रेशन यानी कि पाई वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नंबर 3rd। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो आई होप समझ गए होगे ये। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको तरीका समझना पड़ेगा कि आपको फंक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, वो नंबर्स वाला फॉर्म कैसे निकालना है। आप चाहो तो इसका के मैप का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ट्रूथ टेबल का यूज़ कर सकते हो। ट्रूथ टेबल वाला वीडियो अगेन मैं बोलूँगा, ऊपर आई बटन पर जाके आप दूसरा जो वीडियो है उसको देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रूथ टेबल का यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी ये छोटा तरीका है, मुझे आसान लगता है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पार्ट इसी का। सो नेक्स्ट पार्ट है
द मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉर द अबव ट्रुथ टेबल विल बी। सो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स 4 थे तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे थे 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो ऊपर वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ये तो आसानी से आप ऐसे ही बता सकते थे कि 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। सो इसमें क्या है, इसमें भी हमें के मैप की हेल्प से एक फंक्शन को रिड्यूस करना है। सो क्वेश्चन है रिड्यूस द गिवन बूलियन फंक्शन एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू पाई। अब ये पॉस एक्सप्रेशन है यानी कि जीरो फिलिंग वाली है और ब्रैकेट में है 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 बाई यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भी हमें के मैप बनाए बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, के मैप बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम के मैप को ड्रॉ करते हैं जल्दी से। सो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉस वाला के मैप बनाना है हमें। यहाँ पे पॉस वाला मतलब वहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स आप लिखोगे रोज़ और कॉलम्स में वो प्लस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। सो यहाँ पे एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, मैंने इतना के मैप बना लिया है। अब हम जो रोज़ और कॉलम्स की लेबलिंग करते हैं, क्योंकि ये पॉस फॉर्म की हम के मैप बना रहे हैं पॉस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को मैक्स टर्म के हिसाब से लिखना होगा। यानी कि हमें लिखना होगा a प्लस बी। इस बार डॉट लगा के नहीं लिखेंगे बिकॉज आपको ऑलरेडी ये जो टर्म्स है इनको डॉट करना होता है। तो यहाँ पे मैक्स टर्म्स को लिया जाता है a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी। अभी किस पे कॉम्प्लीमेंट लगना है वो मैं बताऊँगा। फिर a प्लस बी, फिर इधर यहाँ पे हो जाएगा c प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी एंड सी प्लस डी। अब किस पे कॉम्प्लीमेंट लगना है किस पे नहीं, ये आप उसी से डिसाइड कर सकते हो जो मैंने तरीका बताया था। यहाँ पे कर दो 0 0, यहाँ पे कर दो 0 1, यहाँ पे कर दो 1 1, यहाँ पे 1 0, फिर 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ग्रे कोड्स की फिलिंग। और उसके बाद अब डिसाइड करते हैं किस पे आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है और किस पे नहीं। अब याद रखना कि जो पॉस होता है, पॉस एक्सप्रेशन में फिलिंग होती है किसकी, मतलब इसमें फिल जो करेंगे फिलिंग होती है आपकी ज़ीरोज़ की, और कॉम्प्लीमेंट जो लगता है वो लगता है वंस पे, उल्टा होता है सबका। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ वहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाना है इस बार। तो यानी कि यहाँ b पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यहाँ a और b पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा और यहाँ a पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा। फिर यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपका d पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यहाँ c और d दोनों पे लगेगा और यहाँ पे सिर्फ c पे लगेगा। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं पॉस एक्सप्रेशन के लिए। अब यहाँ पे फिलिंग कर लो जल्दी से। तो फिलिंग करनी है हमें 3 4 5, 3 पे, अच्छा फिलिंग 0 से करना है, 1 नहीं फिल कर देना। तो यहाँ हो जाएगा 0, मतलब 3 पे फिल कर देंगे 0 का, 4 पे करना है, 5 पे करना है, 6 पे करना है और 7 पे भी करना है, फिर 11 पे और 13 पे और 15 पे। तो इतनी जगह हमने 0 की फिलिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग करके यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। तो ग्रुपिंग करेंगे अभी, तो ग्रुपिंग मैं लाइट पेन से करूँगा ताकि आप लोग को दिखाई दे। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे, देखो तो ग्रुपिंग का मैं फिर से बता देता हूँ। ग्रुपिंग में आपको मेन फोकस ये रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वंस को पेयर करने की कोशिश करनी है। पहले ऑक्टेट का ट्राई करोगे, ऑक्टेट यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, 8 ज़ीरोज़ आपको इकट्ठे मिल रहे हो। तो ऑक्टेट के बाद आप कॉर्ड का ट्राई करोगे, कॉर्ड भी नहीं मिल रहा होता है तब पेयर देखते हो। तो यहाँ पे आपको कॉर्ड मिल रहे हैं, 4 1 तो मिल ही रहे हैं, 4 0 तो मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमें एक कॉर्ड मिल गया। आई होप विजिबल होगा इतना, ठीक है। मैंने इसे लाइट पेन रखा है ताकि डायग्राम थोड़ा सा समझ में आए। तो ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसको मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। सो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा कॉर्ड है। और चाहो तो इसको M1 M2 करके भी आप लिख सकते हो, मैं उतना नहीं करूँगा यहाँ पे मैं बस नंबर लिख दूँगा 4 5 7 6 या 6 7। तो एक ये आपका कॉर्ड हो गया। ये कॉर्ड कौन सा है, इस कॉर्ड का मतलब रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये पूरा रो आपको मिल रहा है। तो इस पूरे रो में सिर्फ इसका जो रो का हेडर है उसको आप ले लोगे। तो इस कॉर्ड का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा a प्लस बी बार, ठीक। एक आपका ये हो गया। फिर अगला कॉर्ड देखो, अगला कॉर्ड हमारा हो जाएगा ये आपका ज़ीरोज़ का एक कॉर्ड मिल रहा है। तो ये हो गया कॉर्ड। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये पूरा एक कॉलम मिल रहा है, तो इसका जो कॉलम का हेडर है वो आपका यहाँ का रिजल्ट हो जाएगा। तो कॉर्ड ये कौन सा है, ये है आपका 3, 7, 11, 15। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, जो पूरा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम ऑक्यूपाई हो रहा है तो जो कॉलम हेडर है वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, C बार प्लस D बार। अब यहाँ पे और देख लो, और यहाँ पे आपको कोई कॉर्ड मिल रहा है, और एक मिल रहा है मुझे ये वाला। एक और यहाँ पे कॉर्ड हम बना सकते हैं, एक मिनट, एक और हम यहाँ पे कॉर्ड बना सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 0 जो था वो एम्प्टी था, खाली था।
तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और कॉर्ड बना लेंगे और इस कॉर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा कॉर्ड, ये कौन सा वाला है 5, 7, 13, 15। इन बॉक्सेस का हमें एक और कॉर्ड मिला और इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि ये पूरा पूरा रो भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है ना पूरा पूरा कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। सो यहाँ पे ये 2 रोज़ ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो इन दोनों रोज़ में चेक करो कौन सा वाला टर्म कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ना बदल रहा हो। तो इन दोनों रोज़ में यानी कि सेकंड और थर्ड रो में देखो बी बार जो है वो सेम रह रहा है, तो यहाँ पे बी बार हो जाएगा इधर से। और बात करें कॉलम्स की तो कॉलम देखो सेकंड एंड थर्ड वाला है, यानी कि ये दोनों ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे कॉलम हेडर्स देखो सी प्लस डी बार और सी बार प्लस डी बार। सी तो चेंज हो रहा है, सी से सी बार में सी नहीं लेना है, तो डी बार जो सेम रहता है वेरिएबल दोनों मतलब जगहों पे उनको उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बार, तो ये हो जाएगा बी बार प्लस डी बार। तो ये हो गया हमारा आउटकम। अब यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन बनाने को बना सकते हैं। सो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, इसका हो जाएगा a प्लस बी बार, एक ब्रैकेट में पॉस लिख रहे हैं तो पॉस के हिसाब से लिखेंगे, पॉस इस तरह लिखते हैं a प्लस बी बार, फिर डॉट अगले ब्रैकेट में ये हो जाएगा c बार प्लस d बार और लास्ट ब्रैकेट में हो जाएगा b बार प्लस d बार। इस तरह लिखते हैं पॉस एक्सप्रेशन। अब हम आंसर करते हैं चलो अपने MCQ क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड देयर टाइप्स फॉर्म्ड फॉर रिडक्शन। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स कौन से बन रहे हैं, 3 आपके बेसिकली यहाँ पे कॉर्ड बन रहे हैं, वही है। तो यहाँ पे 3 कॉर्ड्स बन जाएंगे और आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चेक कर लो कौन सा वाला है, ये आपका लास्ट वाला है a प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस डी बार डॉट बी बार प्लस डी बार। तो लास्ट वाला यानी कि 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होगे आप लोग। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। सो इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। सो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द लॉजिक डायग्राम गिवन अबव वेयर a, b, c आर इनपुट्स एंड f इज द आउटपुट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट है मतलब ए क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन एट 1 इज। तो यहाँ पे 1 पे क्या एक्सप्रेशन होगा देख लो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे a और b इनपुट्स हैं जो कि एक और गेट से पास हो रहे हैं, कर्व्ड गेट है मतलब कि ये और गेट है, तो और गेट से पास हो रहा है तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, सिंपल है ये। अब यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, सीधे सिंपल। अब इसके बाद 2 पे भी लिख लेते हैं, 3 पे भी लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जब a प्लस बी आ रहा है यानी कि यहाँ से a प्लस बी जा रहा है और इस वाली लाइन में a प्लस बी है आपका, ठीक। तो यहाँ पे गया a प्लस बी और नीचे वाली लाइन में यहाँ से जा रहा है c, तो यहाँ पे गया c। अब a प्लस बी और ये c दोनों क्या हो रहे हैं, ये एंड हो रहे हैं, ये एंड गेट है, ठीक है। जब गोल गोल ऐसे डी टाइप का होता है तो वो एंड गेट होता है। तो यहाँ पे जब एंड हो रहा है दोनों का तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाएगा a प्लस बी डॉट सी, ये हो जाएगा हमारा इसका आउटपुट यानी कि 2 पे। तो अब 3 पे भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे यही चीज़ जब आगे आएगी 3 पे, तो 3 पे क्या होगा, इस पूरे का नॉट होगा। तो नॉट होगा मतलब कि क्या होना है, ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट सी और इस पूरे का होल नॉट। तो इस पूरे का होल नॉट जब करना है तो नॉट कर लो इसको, यानी कि ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं हमें यही तो नहीं दिया हुआ है, सो मुझे नहीं लगता। अच्छा वो फाइनल आउटपुट है एक्सप्रेशन एट 3, यहाँ पे 3 वाले में हमें a प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ ऐसे ही दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो b वाला पार्ट है इसमें हमसे कहा गया था एक्सप्रेशन एट 3 इस, तो एक्सप्रेशन एट 3 हमने निकाल लिया है a प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये आएगा यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पार्ट 3rd हमारा जो है वो एकदम सही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सी वाला पार्ट, द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज़। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, देखो ये चीज़ आ रही है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये जो a प्लस बी है इसी को इन्होंने क्या किया, यहाँ तार लगा के इसको इसी सिग्नल को यहाँ पे ले आए। तो यानी कि इस लाइन में क्या हमें मिल रहा है, a प्लस बी, और ये दोनों चीज़ें अब क्या करनी है हमें, और करनी है। तो और करना है मतलब इन दोनों के बीच में प्लस लग जाएगा बस सिंपल। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं a प्लस बी डॉट सी और इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस
और अगला ब्रैकेट क्या है a प्लस बी। तो ये दोनों वैल्यूज़ ही बेसिकली आके आपको आउटपुट में मिल जाएंगी ऐसे ही। तो देख लेते हैं क्या यही एग्जैक्ट आउटपुट हमें दिया हुआ है या इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है a प्लस बी, हाँ ये वाला a प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी, यानी कि इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड यहाँ पे आउटपुट है, ये सही है। आप चेक कर लो, यही चीज़ है a प्लस बी डॉट सी, ये दोनों एंड हो रहे हैं, फिर उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी, तो यानी कि ये वाला आउटपुट हमारा सही है। सो इस तरह सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो आप, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताना कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, पता लगता है कि हाँ आप लोग ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर करना जो भी हो। और चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिवन द बूलियन एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डॉट पी डॉट क्यू प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे हमें इस फंक्शन के हिसाब से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो फर्स्ट हमसे कहा गया है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो f कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट p प्लस आर डॉट पी डॉट क्यू प्लस क्यू डॉट आर कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि इस पूरे पे क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से ओपन करेंगे। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि जब ब्रैकेट ओपन होता है और होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होता है तो उसको आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे लगाना है, यानी कि p प्लस आर पे एक कॉम्प्लीमेंट लगेगा और इस वाले ब्रैकेट पे भी एक कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इस वाले ब्रैकेट पे भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और जो बीच का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो डॉट था वो प्लस हो जाएगा। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट पे भी डिमॉर्गन्स लगाओ, तो ये हो जाएगा p कॉम्प्लीमेंट और प्लस चेंज होके बन जाएगा डॉट, और r बन जाएगा r कॉम्प्लीमेंट, प्लस उसके बाद इस वाले ब्रैकेट पे भी लगाना पड़ेगा डिमॉर्गन्स। तो ये हो जाएगा, एक तो आपका लगेगा p डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस वाले एलिमेंट पे मैंने लगा दिया, प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा डॉट में, और क्यू आर कॉम्प्लीमेंट पे लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा p डॉट आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पे अभी इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन डिमॉर्गन्स लगेगा क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा p कॉम्प्लीमेंट, और बीच का ये जो डॉट है ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा q कॉम्प्लीमेंट। ठीक, समझ के हो गया ये चीज़। फिर डॉट है, तो यानी कि इसको ब्रैकेट में कर दो पहले, फिर डॉट लगाओ, फिर उसके बाद क्यू आर कॉम्प्लीमेंट पे भी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा क्यू पे, बीच का साइन चेंज हो जाएगा प्लस, क्यू आर कॉम्प्लीमेंट में बीच में प्लस लग जाएगा, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस लग गया, और आर कॉम्प्लीमेंट पे भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर ये बचेगा आर। तो ये आ जाएगा फाइनल यहाँ पे एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन। तो चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि ये वाला हमारा एकदम सही आंसर आ रहा है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है, डिमॉर्गन्स लॉ, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ हमने यूज़ किया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक आउटपुट क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको। सो यहाँ पे है विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, और उसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है void fun, जिसके अंदर एक पैरामीटर है int n, और फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, if, दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए गए हैं। फिर एक लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1, फिर कंडीशन दिया हुआ है i लेस देन इक्वल टू n, और फिर इंक्रीमेंट में दिया है i प्लस प्लस कॉमा f इज इक्वल टू f इंटू आई, या फिर f इंटू इज इक्वल टू आई। और एक चीज़ का ध्यान यहाँ रखना कि यहाँ पे इन्होंने यहीं पे इस लूप को बंद कर दिया है, ठीक है, सेमीकोलन लगा के। इसका मतलब है कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ लिखा हुआ है ये आपका लूप के अंदर नहीं है, ये लूप से बाहर है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ एक बार रन होगा, बार बार नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ दिमाग में रखना। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ मेथड फन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज़ 4। जब n का वैल्यू 4 होगा तो आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा। तो चलो इसको ड्राई रन करके देखते हैं अपनी तरफ से। तो ड्राई रन करेंगे इसका। तो सबसे पहले जब इसमें 4 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। तो जब 4 आएगा तो देखो i और f अभी इनिशियलाइज हुए, फिर उसके बाद लूप में आए।
i का वैल्यू कितना हो गया शुरुआत में, अभी यहाँ पे ये n का वैल्यू है, ठीक, और i का वैल्यू कितना हो गया, i का वैल्यू अभी 1 है और f का भी वैल्यू 1 है, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, i इज़ लेस देन इक्वल टू n, और ये हो जाएगी अभी ट्रू। i क्योंकि 1 है, n 4 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। मैं यहाँ पे हेडिंग्स नहीं मैंने लिखी है कंडीशन की, तो मैं ऐसे ही बस ड्राई रन करके आपको रफली दिखा रहा हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा i प्लस प्लस और f इंटू इज इक्वल टू आई, तो i प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, i प्लस प्लस होके हो जाएगा i इज इक्वल टू 2, और f इंटू इज इक्वल टू आई मतलब f इज इक्वल टू f इंटू आई, f में अभी कितना है 1, सो f इज इक्वल टू 1 इंटू आई का वैल्यू 2 हो चुका है, तो f इज इक्वल टू 1 इंटू 2, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो गया f में, ठीक है, समझ गए होगे ये चीज़। अब इसके बाद जब ये लूप फिर से रन होगा, भाई यहाँ पे लूप के अंदर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर से आप आओगे तो वापस इतना करने के बाद में इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन पे आएंगे, तो अब हम कंडीशन से बस आते हैं। तो कंडीशन चेक होगा, क्या अभी भी i लेस देन इक्वल टू n है, i का वैल्यू 2 हो चुका है, ध्यान रखना, सो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक। तो फिर से हम लूप में आएंगे, लूप के अंदर कुछ है नहीं, तो लूप में वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो अब हो जाएगा i बढ़ के 3, और फिर से आएगा f इंटू इज इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू, f का वैल्यू अभी कितना है 2 और i का वैल्यू कितना है 3, सो f इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि f में अब कितना हो जाएगा, f की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर आगे आते हैं, फिर से हम कंडीशन पे आएंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, i इज़ लेस देन इक्वल टू n, i में है 3 और n में है 4, तो अभी भी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। सो i का वैल्यू प्लस प्लस होगा, इस बार i का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 4, और f का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो f इज़ इक्वल टू f इंटू आई, f में अभी कितना है 6, सो f इज़ इक्वल टू 6 इंटू 4, तो 6 4 ज़ा 24, f में हो गया 24, ठीक है। अब फिर से हम आएंगे कंडीशन पे, कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज i में 4 है और 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, i इज़ लेस देन इक्वल टू n अभी ट्रू है, तो ये भी इस बार भी ट्रू होगा। अब नेक्स्ट टाइम फॉल्स हो जाएगा, फिर i का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 5, इसके बाद जब कंडीशन पे जाएंगे तब फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f इज़ इक्वल टू f इंटू आई, f में अभी कितना है 24, तो f इंटू आई यानी कि 24 इंटू 5 ये करेगा 24 इंटू 5, तो इसको कर लो, ये कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10 11 12, तो 120 आ जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 120 आउटपुट। अब इसके बाद क्योंकि कंडीशन पे जब जाओगे तो यहाँ पे i का वैल्यू 5 हो चुका है, तो अगला कंडीशन, अगली बार जब कंडीशन चेक होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे और यहीं पे हमारा आउटपुट आ जाएगा f में 120, और यहीं पे जो SOP स्टेटमेंट है ये इसी को प्रिंट कर देगा। सो जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, इसमें है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ मेथड फन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 इज़ पास्ड, तो n को 4 जब पास करेंगे तो हमें आउटपुट आ जाएगा 120। सो आई होप समझ गए होगे ये चीज़। अब इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द मेथड फन परफॉर्मिंग। सो मेथड फन एक्चुअली कर क्या रहा है, यहाँ पे मेथड फन देखो क्या कर रहा है, चेक फॉर प्राइम नंबर नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स नहीं कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर नहीं कर रहा है, और फाइंडिंग फैक्टोरियल, फैक्टर्स तो नहीं बट फैक्टोरियल शायद निकाल रहा है। तो देख लो 4 का फैक्टोरियल बेसिकली क्या होगा, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, लेकिन 24 तो दे नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा इसमें कमी है, एक्चुअली पूरा कोड ये सही नहीं है, i लेस देन n होगा तब ये फैक्टोरियल निकालेगा, बट बेसिकली अब क्या बताएं, जैसा पेपर है उस हिसाब से सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर्स तो नहीं, फैक्टर्स निकाल रहा होता तो फैक्टर्स को ये प्रिंट कर रहा होता बेसिकली, तो फैक्टर्स को भी नहीं निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है फैक्टोरियल निकालने की, लेकिन एक ज़्यादा का ही फैक्टोरियल निकाल के आपको दे रहा है, ठीक है। तो बट ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर कर दो, फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। सो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सो यहाँ पे भी एक कोड हमें गिवन है, उसी के बेसिस पे हमें आउटपुट बताने हैं, उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। सो यहाँ पे है विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है int टेस्ट, और उसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है int n, और फिर उसके अंदर मतलब फंक्शन के अंदर यहाँ पे कंडीशन लग रहा है इफ़ n इज़ डबल इक्वल टू 1 रिटर्न 0, और यहाँ पे फिर एक लूप चल रहा है फॉर int i इज़ इक्वल टू 2 i लेस देन इक्वल टू int mac.sqrt ऑफ n, और फिर i प्लस प्लस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकाला जा रहा है, और उसके बाद फिर है इफ़ n mod i इज़ डबल इक्वल टू 0 और फिर रिटर्न 0, और फिर लास्ट में अगर ये कुछ नहीं हो रहा है तो फिर रिटर्न 1। तो यहाँ पे हमसे पूछ कह रहे हैं वो देखते हैं। सो व्हाट विल बी द मेथड टेस्ट रिटर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 9।
सो अगेन यहाँ पे हमें फंक्शन में 9 वैल्यू पास करके देखना है कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देखते हैं रफ वर्क बना के। सो यहाँ पे इस साइड हम लेते हैं n इज़ इक्वल टू 9। अब हमें इसको इस फंक्शन में पास करना है, तो जब 9 यहाँ पे आएगा, इस फंक्शन में 9 जाएगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चेक होगा, इफ़ n इज़ डबल इक्वल टू 1 रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या n 1 है, n तो 9 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो कंडीशन इज़ फॉल्स, मैं लिख देता हूँ फॉल्स कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन इज़ फॉल्स। अब हम आएंगे लूप पे। तो लूप क्या करेगा, लूप रन होगा i इज़ इक्वल टू 2 से। तो लूप चलेगा यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 2 अभी है, और कहाँ तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू इंट मैथ डॉट sqrt n तक। अच्छा, i इज़ लेस देन इक्वल टू इंट मैथ डॉट sqrt n में कितना जा रहा है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। लूप जो हो जाएगा i लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा, और i, तो ये लूप हमारा चलेगा। अब यहाँ पे आगे क्या है, इफ़ n मॉड i इज़ डबल इक्वल टू 0। सो अगर n को हम i से डिवाइड करें और कहीं पे 0 आ जाए पूरा, मतलब कि अगर हम अपने नंबर को i से, यानी कि ये जो लूप का वेरिएबल आपका i 2 है फिर 3 होगा, तो इस वैल्यू से अगर वो डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा डिवाइड होकर 0 दे रहा है, तब हम रिटर्न 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे 9 है, तो क्या होगा, पहले i आपका हो जाएगा i इज़ इक्वल टू एक बार 2 होगा, तो चेक कर लो, इफ़ n मॉड 2 करके देख लो, क्या ये 0 आएगा। 9 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। फिर i का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 9 मॉड 3 चेक होगा कंडीशन में। ठीक है, कंडीशन जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कंडीशन चेक हो रही है। सो 9 को 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 0। 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा वो रिमाइंडर क्या देता है, 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये वापस क्या कर देगा, दिस विल रिटर्न 0। इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जैसे ही 9 मॉड 3 डबल इक्वल टू 0 आ जाएगा, रिटर्न में क्या चला जाएगा, 0। तो यानी कि ये फंक्शन आपको रिटर्न में क्या देगा, दिस विल रिटर्न 0। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो ये फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है, क्योंकि देखो अगले पार्ट में हमसे यही पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेथड टेस्ट परफॉर्मिंग, ये क्या चेक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग आपने की होगी और थोड़ा से प्रोग्राम्स अगर बनाए होंगे प्राइम नंबर्स के, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते होगे कि ये फंक्शन जो है एक्चुअली प्राइम चेक कर रहा है, कि कोई भी नंबर अगर 1 है तो रिटर्न में 0 भेज दो, मतलब प्राइम नहीं हो तुम, क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता है। फिर बीच में एक लूप लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या चेक कर रहा है कि 2 से लेके उस नंबर के आधे तक, मतलब स्क्वायर रूट तक, बेसिकली आधे तक भी नहीं, जैसे 9 है तो 3 तक, तो एक्चुअली उस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आता है इंटीजर में सबसे क्लोज में, 2 से लेके उसके स्क्वायर रूट तक के, अगर बीच में कोई भी तुमको फैक्टर नहीं मिलता है, ठीक है, तब आपका नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। तो अगर फैक्टर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। यही तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर फैक्टर मिल रहा है तो रिटर्न में 0 चला जाएगा। और अगर आपको लास्ट तक 2 से लेके उसके स्क्वायर रूट तक कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है और उस नंबर के, तब आपको क्या भेजना है, तब आपको भेजना है रिटर्न 1, कि वो नंबर प्राइम है, उसका और कोई फैक्टर ही नहीं है। सो ये चीज़ आपका प्राइम नंबर चेक करने के लिए पूरा ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ अगर आपने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया है तो आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से कि ये फंक्शन एक्चुअली प्राइम नंबर को चेक कर रहा है। सो आई होप समझ गए होगे ये चीज़। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। सो यहाँ पे है, विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम कोड दिया हुआ है जो कि 2D एरे का है। आप देख सकते हो इस फंक्शन में वॉइड डायमंड में दो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, मतलब कि 2D एरे का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन में एक 2D एरे पास होके आ रहा है और हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे है इंट p इज इक्वल टू 0, p एक वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर हमने एक i का लूप चलाया है ये वाला, फिर एक j का लूप चलाया है, i इज इक्वल टू 0 से लेकर n डॉट लेंथ से कम तक, और j इज इक्वल टू 0 से n एट 0 डॉट लेंथ तक। तो बेसिकली 2D एरे में पूरा ट्रैवर्स करने के लिए हम ये दो लूप्स लगाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है वो चीज़ देखो, 2D एरे में हम ट्रैवर्स तो कर रहे हैं इन दोनों लूप्स की हेल्प से, उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन है उसको देखो, इफ़ i इज़ डबल इक्वल टू 0 और i इज़ डबल इक्वल टू n डॉट लेंथ माइनस 1। अब या तो फर्स्ट आपका रो मतलब या तो फर्स्ट रो हो, या फिर i का जो वैल्यू है वो आपका लास्ट हो, मतलब n डॉट लेंथ माइनस 1 लास्ट रो हो। फिर और j इज इक्वल टू 0, या तो आपका फर्स्ट कॉलम हो, या फिर j इज डबल इक्वल टू n डॉट 0 डॉट लेंथ माइनस 1, मतलब कि लास्ट कॉलम हो। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो, लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम चेक हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ये चेक कर रहा है बाउंड्री एलिमेंट्स।
ठीक है। तो ये बाउंड्री एलिमेंट्स को चेक कर रहा है। इस कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो 2D एरे के बाउंड्री एलिमेंट्स को चेक कर रही है कंडीशन, ठीक है। तो जितने भी बाउंड्री एलिमेंट्स मिल रहे हैं वहीं पे कंडीशन ये ट्रू होगी। तो हमें क्या करना है, P में उन बाउंड्री एलिमेंट्स के वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे जितने भी बाउंड्री एलिमेंट्स होंगे इस एरे के, जो बाउंड्री पे लाई कर रहे होंगे, वो सारे ऐड होके सम आपका स्टोर हो जाएगा P में, और वही सम आपका लास्ट में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये कर रहा है ये फंक्शन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ मेथड डायमंड व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एरे इज दिस। तो यहाँ पे आपको एरे क्या दिया है, 2 3 7 1 5 9 और 10 - 3 8, ठीक है। ये 2D एरे है। तो यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, जितने भी बाहर के एलिमेंट्स हैं, बीच का एलिमेंट छोड़ दो, बाकी बाहर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके बाउंड्री एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये जितना मैं ऑरेंज कलर के बीच में लिख रहा हूँ ये आपके बाउंड्री एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो इन्हीं को आपको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 + 3, और इस 3 के साथ -3 कैंसिल ही कर दो, तो ये हटा दो यहाँ से, +3 - 3 कैंसिल हो गए। सो 2 + 7 ये हो जाएगा 9 + 1 10 + 19 + 29, और ये हो जाएगा 8, 29 + 8 ये हो जाएगा। सो 37 विल बी द आउटपुट। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। तो 37 जो होगा ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप समझ गए होगे ये चीज़। यहाँ पे बेसिकली ये आपको कोड देख के समझना था कि ये कोड कर क्या रहा है। कोड बेसिकली ये 2D एरे के बाउंड्री एलिमेंट्स का सम निकाल रहा है, राइट। सो अभी हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। सो अगला पार्ट है बी, व्हाट इज़ द मेथड डायमंड परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे देख लो, फाइंडिंग द सम ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 29। सो क्वेश्चन 29 है, विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम कोड अगेन दिया हुआ है हमें, इसको देखते हैं क्या है ये। सो वॉइड सिंगल, इसके अंदर हम एक एरे पास कर रहे हैं x, फिर इंट w = 1, फिर एक लूप चल रहा है फॉर इंट y = 0, y < x डॉट लेंथ, मतलब y एक लूप है जो कि x डॉट लेंथ से कम तक, और y++, मतलब कि पूरे लूप को, पूरे एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इस लूप की हेल्प से। फिर आगे इसके अंदर कंडीशन है इफ़। सो ये जो यहाँ पे कंडीशन है x at y mod 2 is = 0, ये बेसिकली इवन नंबर चेक करने के लिए यूज़ हो रही है। तो पूरे एरे में जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड x at y is greater than 0, और साथ में हमें ये भी देखना है कि नंबर आपका पॉजिटिव भी हो, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव है एंड नंबर आपका इवन है, तब हमें ये कंडीशन ट्रू होगी, बिकॉज एंड लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर नंबर इवन है, एरे के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि एरे के अंदर के जो नंबर्स हैं वो अगर इवन हैं और पॉजिटिव हैं, तब आप उनको ऐड कर दोगे और यहाँ पे सिंपली इस स्टेटमेंट को रन कर लोगे। w = ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे है w = w × x at y। तो w में आप उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाओगे जो भी आपके इवन हों और पॉजिटिव हों। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, और फिर w का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। What will be the output of the method single when the value of x is this। तो यहाँ पे इवन पॉजिटिव कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं इस एरे में, एक तो 10 है, दूसरा 2 है और 6 है, तो इतने हैं। तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स आपके इवन पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एस्टेरिस्क साइन लगा हुआ है इस जगह पे। तो ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर सेव हो जाएंगे। तो 10 × 2 × 20, 10 × 2 × 6 कर लो, कितना आ जाएगा ये, 6 × 2 = 12, 10 × 120। तो 120 जो होगा वो आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। सो w में 120 स्टोर हो जाएगा, वही w की वैल्यू लास्ट में यहाँ पे इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी। सो आई होप समझ गए होगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक एरे को ले रहा है, उस एरे के एलिमेंट्स को चेक कर रहा है, उस एरे के अंदर के एलिमेंट्स अगर जो हैं इवन हैं और पॉजिटिव हैं, तब उस एलिमेंट को ये लेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा w में। तो ये काम ये कर रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, What is the method single performing। तो एक्चुअली क्या कर रहा है वो मेथड सिंगल, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन एलिमेंट्स, यानी कि पार्ट थर्ड हमारा जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट। चलो आई होप समझ गए होगे, सिंपल क्वेश्चन था ये। सो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 30। सो क्वेश्चन 30 है, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे प्रोग्राम कोड एक दिया हुआ है, एक इंट सॉल्व नाम का मेथड है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स इनपुट में आ रहे हैं a और b। फिर अंदर है इंट i l = 0, और क्या है, एक लूप चल रहा है i = 1, i <= a × b और i++। फिर क्या है, इफ़ i mod a is = 0 एंड i mod b is = 0, मतलब कि i का a भी फैक्टर हो और i का b भी फैक्टर हो,
देन L इज़ इक्वल टू आई और ब्रेक, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फॉर जब बंद होगा फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, रिटर्न 1, अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है तो। सो यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम, देखो थोड़ा सा अगर आपने LCM SCF वाले क्वेश्चंस किए होंगे तो थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यहाँ पे कि ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, बेसिकली ये जो तरीका होता है ये LCM निकालने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि देखो I1 से शुरू कर रहे हो लूप आप और A इंटू बी तक जा रहे हो। A इंटू बी का मतलब जैसे आपको 4 और 6 का LCM निकालना है तो LCM का वैल्यू बड़ा होता है, तो आपको क्या करना होता है 4 और 6 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब वहाँ तक आप चेक करोगे LCM के लिए। तो A इंटू बी कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके दो नंबर्स का LCM आपको निकालना होगा उनको मल्टीप्लाई कर लोगे और वहाँ तक आप जाओगे। तो 1 से लेके A इंटू बी तक, ए बी का अगर निकाल रहे हो, ए बी कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हो, 2 3 मान लो, 4 6 मान लो, उन नंबर्स का LCM आप निकाल लो तो उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 1 से लेके आपको उनके मल्टीप्लिकेशन तक चेक करना होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है LCM निकालने का। अगर आपने SCF और LCM के क्वेश्चंस किए हैं तब आप इसको आइडेंटिफाई करके समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये तरीका है इसको निकालने का। तो अब LCM निकाल रहा है ये चीज़, ये आप अगर समझ गए होगे तो इसको क्या करना है, इसमें आपको आउटपुट बताना है। सो ए पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द मेथड सॉल्व व्हेन द वैल्यू ऑफ A इज़ 8 एंड B इज़ 12। तो A में 8 ले लो और B में 12 ले लो, सॉल्व करके देख लो, आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क बना लेता हूँ। सो यहाँ पे A में है 8, A इज़ इक्वल टू 8 और B में कितना है अभी 12। तो अंदर आते हैं, आई इन टाइम हमने इनिशियलाइज किया, L इज़ इक्वल टू 0 दे दिया तो L में 0 ले लो, ये हो गया। अब लूप चलेगा, लूप के लिए हमें ड्राई रन करना पड़ेगा पूरा। सो आई की वैल्यू शुरुआत में है 1, ठीक है, और कंडीशन क्या है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो आई लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 और आई प्लस प्लस, ठीक, ये हमारा लूप हो गया। अब लूप को ही ड्राई रन करके चलाते हैं। तो यहाँ पे आई का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में है 1, अब 1 से लेके सोच के देखो ये कहाँ तक चलेगा, 96 तक। तो 96 टाइम्स तो हम नहीं चला पाएंगे इसको, तो क्या होगा यहाँ पे कंडीशन देख लो। कंडीशन क्या है ये वाली, इफ़ आई मॉड A इज़ डबल इक्वल टू 0 एंड आई मॉड B इज़ डबल इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहला आपको कौन सा ऐसा वैल्यू मिलता है, मतलब आई में कौन सा ऐसा वैल्यू आता है जो दोनों ही नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, जो दोनों ही नंबर से डिवाइड हो रहा हो पूरा पूरा। तो 8 और 12 से कौन सा नंबर पूरा पूरा दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, चेक कर लो, जो LCM होगा दोनों का। तो 8 और 12 का LCM देखो क्या होता है। LCM निकालने के लिए पहले 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका, या 4 से ही कर दो सीधे, 4 से कर दोगे 2 ज़ा आएगा, 4 3 ज़ा, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, तो 24 पे जाके ये रुकेगा, ठीक है। तो 24 पे रुकेगा ये, तो 24 पहला आई का ऐसा वैल्यू आएगा, जब आई का वैल्यू 24 होगा जाके, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगा। चेक कर लो, आप एक एक नंबर के लिए पूरा करके भी देख सकते हो। आई का वैल्यू 1 लो तब देखो कंडीशन ट्रू होता है कि नहीं, आई का वैल्यू 2 लो तब देखो कंडीशन ट्रू होता है कि नहीं। बट मैंने चेक कर लिया कि आई का वैल्यू जब 24 होगा जाके, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगा। 24 आपका 8 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ये कंडीशन भी ट्रू, और आई आपका मतलब 24 आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, तब भी ये कंडीशन ट्रू, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। और एल में आ जाएगा आई, आई मतलब कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू अभी आ जाएगा 24, तो एल के अंदर आ गया आई और ब्रेक हो गया। एल मतलब कि LCM, और रिटर्न हम क्या कर देंगे, एल का वैल्यू। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 24 है और यही चीज़ क्या हो जाएगी, रिटर्न होके वापस चली जाएगी। तो यानी कि ये फंक्शन हमें एक्चुअली LCM ही रिटर्न करके दे रहा है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोग को। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द मेथड सॉल्व व्हेन द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 12। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा फोर्थ पार्ट यानी कि 24, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे ये चीज़। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। सो व्हाट इज़ द मेथड सॉल्व परफॉर्मिंग, ये बेसिकली हमें A और B का LCM फाइंड करके दे रहा है। सो आई होप समझ गए होगे ये चीज़। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। सो आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। सो अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, टाइम स्टैम्प ज़रूर लिख देना कि मैं यहाँ तक मतलब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया है। सो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड checks if the positive integer n is a palindrome number by returning true or false. There are some places in the code marked as 1, 2, 3 which are to be replaced by a statement or expression so that the code works properly. So यहाँ पे बेसिकली पैलिंड्रोम का एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का,
और यहाँ पे आपको भरना है कि 1 प्लेस पे क्या होगा, 2 प्लेस पे क्या होगा। सो अगर आपको पैलिंड्रोम निकालना आता है, चेक करना आता है, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मुझे तो आता है तो मैं बता दूंगा इसमें क्या होगा। सो यहाँ पे है इंट आर ई वी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें आर ई वी को इनिशियलाइज करना होता है पैलिंड्रोम चेक करने के लिए 0 से, तो कट नहीं करते हैं वरना पढ़ने में नहीं आएगा। तो फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट की जगह 0। ठीक है, इंट आर ई वी इज इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज किया जाता है आर ई वी को। फिर उसके बाद इंट नम इज इक्वल टू n, नम में n चला गया, फिर एक लूप चलाया वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं फॉर रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्स करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे रिवर्सिंग के लिए लगेगा लॉजिक। पैलिंड्रोम के ऊपर आई गेस मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक उसका मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। सो ये जितना पार्ट है वाइल में, ये आपका रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इंट f इज़ इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो नम को हमने 10 से डिवाइड किया और जो बचा हुआ हिस्सा ऊपर आएगा कोशेंट में, वो हमने दे दिया f में। ठीक है, अब यहाँ पे s में क्या होगा देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं इसको पैलिंड्रोम को। तो यहाँ पे s में क्या होगा, बेसिकली ये कर रहे हैं f इंटू 10। ठीक, अभी क्यों कर रहे हैं समझ जाओगे अगले पार्ट में, अगले मतलब स्टेप में। फिर इसके बाद है इंट डिजिट इज इक्वल टू, देखो जैसे मान लो अगर नंबर हमारा 1 2 3 है, ठीक, तो कर क्या रहे हैं समझो। यहाँ पे पहले क्या होगा, नम अभी आपका ग्रेटर देन 0 है, ये नम मान लो आपका है, तो नम ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन के अंदर आएंगे, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम डिवाइड बाई 10। तो f में कितना आ जाएगा, 123 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर s में ये क्या करेंगे, s में ये करेंगे 12 इंटू 10, यानी कि f इंटू 10, और ये s में कितना आ जाएगा, s में आ जाएगा 120। राइट, अब आगे आते हैं। अब इनको चाहिए क्या, इनको एक्चुअली लास्ट डिजिट चाहिए। तो लास्ट डिजिट ये सीधे सीधे मॉड करके भी निकाल सकते थे, बट मॉड करके नहीं निकाल रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इंट डिजिट इज इक्वल टू नम माइनस 3। अब 3 में क्या करोगे, तो देखो अगर आपको डिजिट निकालना है तो डिजिट निकालने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नम, यानी कि नम कितना है 123 है, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं s के वैल्यू को। s का वैल्यू कितना है 120। ठीक है, तो मैं यहाँ 120 लिख देता हूँ। तो 123 में से 120 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट। तो ये तरीका कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है, ये मॉड का यूज़ कर लेते तो सीधे सीधे निकल आता है इसमें, बट कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से ये लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, नम को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर f इंटू 10 यहाँ कर लेंगे, f में जो वैल्यू मतलब लास्ट का निकाल के जो बचेगा ये पार्ट, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट डिजिट हट के बस 0 आ जाएगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन डिजिट इज इक्वल टू नम माइनस 3। 3 में यहाँ क्या हो जाएगा, इसी s को नम में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखना होगा, s। फिर आगे आते हैं, अब आर ई वी इज इक्वल टू, ये लाइन मैंने बताई है जो मैंने रिवर्स करने वाला प्रोग्राम बताया था, कि यहाँ पे होता है आर ई वी इज इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस डिजिट। तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे लिखा जाएगा आर ई वी इंटू 10, और प्लस डिजिट आगे है ही है, प्लस डिजिट। ये होता है रिवर्स करने का तरीका। ठीक है, और फिर नम डिवाइड इज इक्वल टू, नम को डिवाइड किससे करना होता है, 10 से, ताकि नंबर छोटा हो जाए और अगली बार एक डिजिट कम होकर अगली बार जाए। तो ये तरीका होता है रिवर्स करने का। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपने रिवर्स वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो ऊपर आई बटन जाकर लिंक चेक कर लेना, रिवर्स करने का लॉजिक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सो क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एट 1। 1 पे क्या है 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एट 2। 2 पे क्या है हमारा, 2 पे हमें करना है f इंटू 10, सो यहाँ पे हो जाएगा f इंटू 10। सी पे क्या करना है, सी पे हमें करना है, सी मतलब 3 में क्या करना है एक्चुअली, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एट 3। 3 पे क्या है, 3 वाले पे हमें लिखना है s, तो ये हो जाएगा 3 पे s। डी में क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एट 4। 4 पे हमारा क्या है, 4 हमारा ये रहा, आर ई वी इंटू 10। ठीक है, डिजिट तो वो है ही है प्लस डिजिट, आर ई वी इंटू 10 लिखना है 4 पे, सो यहाँ पे हो जाएगा आर ई वी इंटू 10। और लास्ट ई क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एट 5। 5 पे क्या है 10। ठीक है, 10 से आपको नम को डिवाइड करना है। 10 नम डिवाइड इज इक्वल टू लिखा हुआ था, मतलब कि नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 बस लिखना है आपको, मतलब 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये वाले हो गए इस वाले फंक्शन के सारे पार्ट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना, या फिर एक काम करना, मेरा रिवर्स वाला वीडियो जाके देख लेना, आपको ये फंक्शन समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर आई बटन पे चेक कर लेना लिंक।
सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन। अब ये बेस्ड है इंसर्शन सॉर्ट पे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट आना चाहिए। तो इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं है। तो इंसर्शन सॉर्ट जब मैं बना दूंगा उसको आप ज़रूर से देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे है द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड सॉर्ट्स अ सिंगल डायमेंशनल एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है विच आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन सो दैट द कोड वर्क्स प्रॉपरली। सो यहाँ पे हमें इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके आंसर सीधे से बता देता हूँ। सो यहाँ पे क्या करना होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे जब एरे आएगा इंसर्शन सॉर्ट वाले फंक्शन में, तो n को हमें इनिशियलाइज करना होता है एरे डॉट लेंथ से। उसके बाद फिर यहाँ पे लूप चलता है। सो यहाँ पे की क्या हो जाती है, ये हो जाती है एरे एट जे, जो ऊपर लूप चल रहा है फर्स्ट जो एलिमेंट हो जाता है वही की हो जाती है आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन होती है एरे एट आई इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पे थर्ड की जगह आपको लिखना होता है की। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है, मतलब एक तरह का तरीका है इंसर्शन सॉर्ट का, ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद वाइल लूप के अंदर एरे एट आई प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो एरे एट आई प्लस 1 है ये बराबर हो जाता है एरे एट आई के, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है एरे एट आई प्लस 1। तो ये आपके बेसिकली कोड्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको इंसर्शन सॉर्ट जब आता होगा तभी आप इसको कर सकते हो। तो इंसर्शन सॉर्ट पढ़ लेना, बाकी मैं उसके ऊपर एक अलग से कहोगे तो वीडियो बना दूंगा। तो चलो पार्ट्स का आंसर करते हैं अभी। सो यहाँ पे ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एट 1 पे क्या है एरे डॉट लेंथ, तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, बिकॉज जो एरे का जो लेंथ होता है उसमें आपका वो वेरिएबल होता है, तो उसके आगे फंक्शन का सिंबल नहीं लगता है। ठीक है, अभी सेकंड पे क्या बनना है एरे एट जे, तो एरे एट जे ये वाला सही हो जाएगा। और थर्ड के लिए क्या है, थर्ड पे हमें की भरा था, तो थर्ड पे हो जाएगा की। और डी पार्ट क्या है, डी पार्ट हमारा है व्हाट इज़ द स्टेटमेंट एट 4 पे क्या हमारा स्टेटमेंट है एरे एट आई, तो यहाँ पे हो जाएगा एरे एट आई। और लास्ट हमारा ई क्या है, ई हमारा है एरे एट आई प्लस 1। ठीक है, फिफ्थ पे हमारा हो जाएगा एरे एट आई प्लस 1। सो ये हमारा हो जाएगा सारे पार्ट्स का आंसर। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पे हमारा पेपर ख़त्म हो गया अभी। सो यहीं पे हमारा पेपर ख़त्म होता है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में कराए हैं आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के आप बता देना, और बाकी अगर समझ में आया है तो आप तभी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा, बेसिकली सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज जब आप शेयर करते हो तो इससे उन दोस्तों की भी हेल्प होगी जिन्होंने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया होगा क्लास 12 में। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।